Hello बच्चा, welcome to Physics Fun Day. I am Sachin Katara, your physics teacher and your host. तो बच्चों आज हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। और आज हम यहाँ पे काफी अच्छे नए टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, कंटिन्यू देखना पहली बात तो। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कोई भी वीडियो आप स्टार्ट करते हो तो उसे हमेशा पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी वीडियो हो, क्योंकि स्किप करके अगर देखोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट है। तो वो ना करके आप उसका टाइम का यूटिलाइज करें, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप अपनी नोटबुक निकाल चुके होंगे और पेन हाथ में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट पहले एक क्वेश्चन से करते हैं जिससे थोड़ा सा पहले का रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक आर रेडियस का हेमिस्फीयर है जिसका सेंटर ओ है, ओ सेंटर है, या फिर ऐसा कह रहा हूं कि ये आर रेडियस का पहाड़ है। क्या है बच्चों? पहाड़, उल्टा पहाड़, पहाड़ टाइप का है कुछ। ठीक है, ओके। अब इस पे कोई एक गाड़ी जा रही है डिग 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 किस v वेलोसिटी से, जो कि है कांस्टेंट। क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, मास इसका m है। बहुत बढ़िया। ठीक, वर्टिकल से इसका जो एंगल है वो एंगल है थीटा, और ये है हमारी रफ सरफेस। क्या है बच्चों? रफ सरफेस। ऐसा कुछ दिया हुआ है, m मास की है, उल्टा मतलब पहाड़ है, पहाड़ पे गाड़ी जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड है ये ना, कांस्टेंट स्पीड v से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होती रहेगी ना, तो ये स्पीड है बच्चों, वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ से हम देखें तो ये गाड़ी जाते हुए, हो सकता है यहाँ पे एक गाँव होगा, एक विलेज होगा यहाँ पे इस तरीके से, और एक दूसरा विलेज होगा। तो कोई बिजनेसमैन या बिजनेस पर्सन एक गांव से दूसरे गांव जा रहा होगा, या फिर हो सकता है किसी की शादी इस गांव से इस गांव में हुई हो तो वो अपनी बीवी को लेने जा रहा हो। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा कोई सिस्टम है, हमें फाइंड करना नॉर्मल। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या बनाते हैं बच्चों, हम बनाएंगे यहाँ पे एफबीडी। तो एफबीडी देखेंगे तो इसका बनाएंगे क्या एफबीडी में, mg कहाँ लगेगा बच्चों? mg लगेगा हमारा नीचे की तरफ। हमें पता है ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। नॉर्मल 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 रेडियली आउटवर्ड लगेगा, बाहर की तरफ, ऐसा कुछ। अब mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा रेडियली इनवर्ड, तो ये हो गया हमारा mg cos थीटा, और एक हो जाएगा अलोंग द सरफेस जो कि होगा हमारा mg sin थीटा, ऐसा कुछ। तो हमने ये एफबीडी बना लिया। अब हमें पता है कि जब कोई भी पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता, तो ये पहाड़ एक सर्कल टाइप का ही है, और सर्कल पे v स्पीड के साथ कोई भी पार्टिकल, मतलब ये गाड़ी मूव कर रही है, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? रेडियली इनवर्ड। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो बच्चों क्या होगा? mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो इसको, ये v कांस्टेंट से चल रहा है, तो इसको चलने के लिए हेल्प तो फ्रिक्शन ही कर रहा होगा बच्चों। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर निकाले तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास mg sin थीटा। तो दो इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से अगर मैं नॉर्मल को निकालता हूं बच्चों, पहले मैं नॉर्मल निकालता हूं, इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो दो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये थीटा है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर इफ थीटा डिक्रीजिंग, मतलब थीटा को कम करते जाए, बेसिकली थीटा को कम करते जाए, मतलब थीटा को कम करते जाएंगे तो ये क्या होगा? टॉप पे पहुंचता जाएगा, बॉटम से टॉप पे। थीटा को कम करेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा हमारा इंक्रीज होगा, और साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो थीटा को डिक्रीज करने पे साइन थीटा कम होगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा? बेसिकली फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? कम हो जाएगा।
अगर मैं बोलूं थीटा जीरो मतलब कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग या टॉप ऑफ द पहाड़, ऐसा कुछ होगा। तो टॉप ऑफ द पहाड़ में फ्रिक्शन कितना होगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बेसिक कहानी क्या चल रही है। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ, मतलब नॉर्मल की बात करते हैं ना, तो नॉर्मल अगर कॉस थीटा को कम करेंगे तो कॉस थीटा बढ़ेगा। तो ये तो हमारा कांस्टेंट पार्ट है, ये तो हमारा कभी चेंज नहीं होगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ है, चेंज यही हो सकता है। अब जब थीटा डिक्रीज होगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा, तो बेसिकली नॉर्मल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि थीटा डिक्रीज होने पर नॉर्मल भी इंक्रीज होगा। और सबसे ज्यादा नॉर्मल कहां पर होगा, टॉप ऑफ द पहाड़। कहां पे, टॉप ऑफ द पहाड़। ठीक है बच्चा, ठीक है, ओके। अब ये तो क्या हो गया, सीधा पहाड़। एक उल्टा पहाड़ का भी केस देख लेते हैं। तो देखो, है ना, अब उल्टा पहाड़ या उल्टा कटोरा बोल लो, ज्यादा अच्छा। तो ये कोई कटोरा टाइप का ऐसा, ठीक, और इसमें कोई आर रेडियस है और ये सेंटर सी है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे कहीं जाके एक वही गाड़ी डुकचुक ऐसे इस तरीके से जा रही है, वी वेलोसिटी से, जो वी स्पीड से, जो कि है हमारी कांस्टेंट। क्या है बच्चों, कांस्टेंट, ऐसा कुछ है। सरफेस रफ है, सरफेस रफ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड वही करना है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, मतलब यही हमें फाइंड करना है, फ्रिक्शन और नॉर्मल। तो कैसे करेंगे, देखो वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, वर्टिकल से एंगल हमने कहा ये थीटा बन रहा है इस तरीके से, बहुत ही प्यारा थीटा एंगल है हमारे पास। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट करते हैं। तो कंपोनेंट करें तो बच्चों ये एम मास है, तो ये एम जी तो लगेगा नीचे की तरफ। अब ये एम जी है, ये थीटा है, तो बेसिकली ये भी थीटा ही होगा, ऐसा कह सकते हैं। नॉर्मल हमें पता है, सर्कुलर के केस में हमेशा रेडियली इनवर्ट लगेगा, या तो रेडियली इनवर्ट लगेगा या आउटवर्ड लगेगा। तो इस केस में क्या लगेगा, इनवर्ट ही लगेगा, अंदर की तरफ, सरफेस नॉर्मल अंदर। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा। और बेसिकली इस सरफेस के अलोंग, ये सरफेस है, इसके टेंजेंशियल क्या होगा, mg sin थीटा हो जाएगा, mg sin थीटा हो गया हमारा। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, आगे जाना तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा होगा जाने के लिए, यहाँ अपोज कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिया होगा। अब हमें क्या करना है, वही हमने क्या करा है, पहले एफबीडी बना लिए। एफबीडी बनाने के बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो इक्वेशंस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब तो यहाँ पे क्या है, रेडियली इनवर्ट एक सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन भी लगेगा एसी, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है गाड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1। तो नॉर्मल अगर बोलेंगे तो एम जी कॉस थीटा प्लस के एम वी स्क्वायर बाय आर, ये इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होगी, फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कांस्टेंट से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड, तो फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। तो एक्सेलरेशन तो है 0, क्योंकि कांस्टेंट से जा रहा है। टेंजेंशियली की बात करें, फॉर टेंजेंशियली लिख दो, फॉर टेंजेंशियली, ठीक है। तो एम माइनस एफ आर माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो फ्रिक्शन बेसिकली कितना हो जाएगा हमारा, एम जी साइन थीटा, जो कि किस टाइप का होगा बच्चों, कैसा होगा, स्टैटिक टाइप का होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर यहाँ पे थीटा का देखें केसेस, तो थीटा अगर हमारा डिक्रीज होगा तो साइन थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा डिक्रीज होगा। और कॉस थीटा तो बढ़ेगा, कॉस थीटा बढ़ेगा तो बेसिकली नॉर्मल भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो नॉर्मल भी इंक्रीज होगा। एंड फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, साइन थीटा कम होने पे फ्रिक्शन क्या होगा, कम, तो फ्रिक्शन भी डाउन होगा। तो ये हमारे केसेस हो जाएंगे कि थीटा if theta decreases sin theta also भी decreases, cos theta increases। अगर cos theta बढ़ेगा तो ये तो कांस्टेंट है, cos theta बढ़ा तो नॉर्मल हमारा बढ़ेगा। तो हम सोच भी सकते हैं जब ये यहाँ पे कहीं जाएगा, यहाँ पे इस कंडीशन पे, तो यहाँ पे तो नॉर्मल सबसे ज्यादा रहेगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो कभी कांटेक्ट खत्म हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि लुढ़क जाए या कुछ हो जाए, पर यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ग्रेविटी के कारण हमेशा नीचे, हमेशा सरफेस से चिपका ही रहेगा, कभी हो ही नहीं सकता 0। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ होगा और सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा।
90 डिग्री एंगल पे, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे ये 0 हो जाएगा और ओनली mv स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? ओनली mv स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों केसेस। उल्टा पहाड़, ये उल्टा पहाड़ है हमारा, क्या है? उल्टा पहाड़, उल्टा पहाड़। और वो क्या है? सीधा पहाड़। पहाड़ देखे होंगे ना? हाँ, पहाड़ों में हम, असम वसम का होगा तो कोई मजे सबसे अच्छे तरीके से जानता होगा। हिमाचल, असम, कश्मीर। हाँ, कश्मीर की वादियों में सर हमें भी जाना है घूमने। सर ये कोविड कब खत्म होगा, हमको जाना जरूरी है, बता दो सर। हाँ यार, ये मतलब अब हो चुका है यार, 5-6 महीने तो कोविड ने बहुत परेशान किया। ठीक, कहीं जाना ही नहीं हो पाया। अब तो मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कहीं जाना नहीं हो पा रहा, बाहर का कोई खा ही नहीं पा रहे हैं, तो ना फास्ट फूड खा पा रहे हैं, ना कुछ अच्छा पिज्जा वगैरह भी नहीं खा पा रहे हैं, बर्गर तो दूर की बात है। ठीक है, तो अब हो गया, अब परेशान हो गया, अब इससे घूमने भी नहीं जा पा रहे, है ना? हाँ, बेकार है, मजा नहीं आया, 6 महीने बर्बाद, है ना? वही कैरिमिनाटी बर्बाद। चलो, अब क्या है, अब हमें पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का सूडो फोर्स है बच्चा। क्या है? सूडो फोर्स, जो कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ये एक तरह का क्या है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स के बारे में आप सभी को पता है? अगर पता नहीं है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स फन डे सूडो फोर्स बाय फिजिक्स फन डे। तो वहां पे आपको सूडो फोर्स के बारे में मैंने काफी सारा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सूडो फोर्स के बारे में, कि किस तरीके से हम इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, किस तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम लगते हैं, सूडो फोर्स किस फ्रेम में लगता है, इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स से फलाना ढींका, है ना? तो बहुत सारी चीजें हमने बता रखी। तो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 फ्रेम होते हैं, एक तो होता है इनर्शियल, और ये सूडो फोर्स जो वर्क करता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में करता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करता है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिसका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं ना, या इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो हमेशा याद रखना, सूडो फोर्स वर्क करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिसका खुद का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों बोला है? सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलने की जरूरत क्या आई, तो उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, है ना? चाय पे चर्चा नहीं हो पाएगी, रात हो रही है अभी, तो रात में तो खाना खा लेते हैं, अभी तो दूध का टाइम हो रहा है। ठीक है, मतलब हाँ, मैं रात के आई थिंक 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और आपकी क्लास ले रहा हूँ। मतलब रात में भी सर चैन नहीं है, आप आ जाते हो हमें परेशान करने। हाँ बच्चा, परेशान तो करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मेरा मकसद है तुम्हें कहीं ना कहीं पहुंचाना। परेशान हो रहे हो क्या बच्चों? चलो कमेंट करके बताओ, परेशान हो जाते हो क्या? फिजिक्स पढ़ने में परेशान हो रहे हो? अगर फिजिक्स में मजा नहीं आता तो बच्चे फिर किस में मजा नहीं आएगा? केमिस्ट्री में मजा आ रहा है? सही से बता दो, केमिस्ट्री में आ रहा हो तो केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाएंगे दोबारा से, मतलब दोबारा से क्या पढ़ाना चालू कर देंगे। चलो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि एक ये टेबल है, ओहो बड़ा प्यारा बना है ना, इसका आर रेडियस है, ऐसा कुछ आर रेडियस का या कुछ इस तरीके से मान ली, एक बस टेबल है, सर्कुलर टेबल है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है m मास का, जिसकी सेंटर से r डिस्टेंस है। कितनी है बच्चों? r डिस्टेंस है, ऐसा कुछ है। तो हमें पता है ये कुछ ओमेगा से घूम रहा होगा या v वेलोसिटी से घूम रहा होगा, ऐसा कह लो, v वेलोसिटी से या स्पीड से घूम रहा होगा इस तरीके से, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह घूम रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों कि एक आदमी को इस मास पे बिठा दिया, इस ब्लॉक पे बिठा दिया। ठीक है, तो ब्लॉक वाले आदमी को क्या लगेगा? ब्लॉक वाले को क्या फील लगेगा? वो तो ब्लॉक पे बैठा हुआ है, और उसे ब्लॉक कैसा दिखाई देगा? ब्लॉक उसे रेस्ट पे दिखाई देगा। अगर हम ऑब्जर्वर की बात करें तो ये इस पे लगेगा, इसको रेस्ट पर। अब पहले जब हमारा पर्सन नहीं था
तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था जिसकी वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू mv²/r। और जैसे ही हमने यहाँ पर्सन को बिठाया तो पर्सन क्या बोलेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को तो रेस्ट पे दिख रहा है। तो एक फ्रेम में फोर्स दिख रहा है, दूसरे फ्रेम में फोर्स नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है, पहले भी समझाया आपको सूडो फोर्स में, ठीक है। तो बेसिकली उस मेथड को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि उस जो इश्यूज आ रहे थे कि हमें नहीं दिख रहा, पर्सन ने बोला मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, तो उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए बड़े लोगों ने एक मेथड लॉन्च कर दिया, उसका नाम था सूडो फोर्स, ठीक है। अब सूडो फोर्स में क्या होता है कि उसी फोर्स के बराबर हम यहाँ पे क्या होगा, एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, जिसे हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, अगर देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी m × AC माइनस, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सूडो फोर्स जो होता है, सूडो फोर्स वो हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पहली बात तो, मतलब कि उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है m × A। m होता है पार्टिकल का मास या फिर जो भी है ब्लॉक का मास, मास ऑफ ब्लॉक, और AC जो होता है वो फ्रेम का मास, फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पे जो हमारा मैन है, मैन का एक्सेलरेशन कितना है, AC, तो वो हमने पुट कर दिया, और ब्लॉक का मास कितना है, m, तो हमने m × AC पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली, ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं बच्चों, मतलब कि ये है विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम बोल सकते हो, इन फ्रेम ऑफ रोटेटिंग। तो हम रोटेटिंग फ्रेम के अंदर गए हैं, और हमेशा हमें पता है कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसका एक्सेलरेशन कितना होता है, हमेशा v²/r तो होता ही होता है। तो हम उसी के फ्रेम में चले जाएंगे तो हमें ब्लॉक कैसा लगेगा, रेस्ट पर। अब रेस्ट पर लगेगा तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स तो लग ही रहा होगा। तो उस इश्यू को हटाने के लिए एक हमने मान लिया है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब मेथड है बच्चों ये सबसे पहले। क्या होता है, जैसे कि अपन बच्चों मेले में जाते हैं घूमने, है ना, तो मेले में जाते हैं तो वो एक झूला होता है चक्री वाला, जिसमें ऐसे ऐसे चक्री लेते हैं, है ना, ये होता है। या फिर ब्रेक डांस आपका बहुत पसंदीदा, मैं तो नहीं झूलता, हाँ मैं बचपन से मतलब झूलने का शौक ही नहीं रहा। शौक क्या, अरे डर लगता था यार, शौक तो दूर की बात है, मतलब ऐसा लगता था कि यार ये गिरा देगा मेरे को। हाँ मतलब वो मिक्की माउस वाला होता था, उसमें भी नहीं आता था, मतलब थोड़ा सा लगता था, ठीक है। तो वो चक्री वाला झूला जो होता है, आप उसमें बैठोगे तो आपको फील कैसा होगा, एक बार बताओ। वो घूमेगा तो आपको लगेगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, फील होगा ना आपको कि आप बाहर की तरफ फेंके जा रहे हो उसके थ्रू। जैसे कि मैंने बोला ये चक्री है ना, और यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ है आर रेडियस की, और ये घूम रही है ओमेगा से, तो आपको क्या लगेगा कि आप बाहर की तरफ, आप ऐसे हो जाते हो ना, इस तरीके से, या फिर आप ब्रेक डांस में झूलते हो तो ऐसे इस तरीके से हो जाते हो। तो वो फील क्यों आती है, क्योंकि आपको एक फोर्स फील होता है बाहर की तरफ, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों, क्योंकि आप खुद उस फ्रेम में हो, पहली बात तो घूमने वाले फ्रेम में खुद हो, तो आपके रेस्पेक्ट में जिस पर आप बैठे हुए हो वो तो आपको क्या लगेगा, रेस्ट पर। बट यहाँ पे आपको बाहर कौन फेंक रहा होगा, बाहर फेंकने के लिए यूज आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक इमेजिनरी फोर्स है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं बच्चों, तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इट इज इमेजिनरी फोर्स, रियली नहीं है ना, इट इज इमेजिनरी फोर्स, रियल फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड मैग्नीट्यूड की, जो ये सेंट्रीफ्यूगल होता है फोर्स, इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है मास किसका, ब्लॉक का, जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हमारा एक्सेलरेशन किसका बच्चों, एक्सेलरेटेड फ्रेम का, तो वो होता है AC। तो यहाँ पे आ जाएगा mv²/r, r हमारा क्या हो जाएगा,
रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस जो भी है, ठीक है। थर्ड क्या होगा, नॉट अप्लाई थर्ड पेयर, मतलब पेयर ऑफ दिस, या फिर ऐसे लिख लो, डज नॉट अपीयर पेयर ऑफ दिस फोर्स। अब ये क्या बोला है, पेयर ऑफ दिस फोर्स। तो हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि किसी रिएक्शन का हमेशा रिएक्शन जनरेट होता है, लेकिन ये जो फोर्स है बच्चों, ये रियल तो है ही नहीं है, तो इसका कोई पेयर भी डेवलप नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना कि इस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका पेयर कभी नहीं आएगा, मतलब ये कोई एक्शन और रिएक्शन वाला सिस्टम नहीं चल रहा, ठीक है। रियल फोर्स नहीं है तो उसका पेयर भी कभी नहीं आएगा, ठीक है, ओके। फोर्थ है हमारा अपीयर ओनली इन रोटेटिंग फ्रेम। तो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कब अप्लाई करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम में। मतलब कि कोई भी फ्रेम या फिर कोई भी ब्लॉक या कोई भी कुछ चीज सर्कल में घूम रही होगी या मतलब रोटेट कर रही होगी, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट डेवलप करेंगे, लगाएंगे, ठीक है बच्चा। तो आई होप आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता चल गया होगा कि होता क्या है कि अगर कोई भी ब्लॉक किसी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसी के फ्रेम में जाके हम देखेंगे तो वो ब्लॉक कैसा देगा, रेस्ट पर दिखाई देगा। तो रेस्ट पर दिखाई देने के लिए इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स जो होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। सूडो फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सूडो फोर्स की खासियत होती है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका होता है, रोटेटिंग फ्रेम का। तो रोटेटिंग फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। और मास किसका हुआ, मास हमारे ब्लॉक का, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, हाँ लास्ट चीज है डायरेक्शन। तो फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड। ध्यान रखना, रेडियली आउटवर्ड। तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट है हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड। तो हमेशा ही कहां लगेगा, आउटवर्ड। जैसे कि इसको अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक है। ब्लॉक का मैं एफबीडी बना देता हूँ, देखो। तो ब्लॉक का एफबीडी बनाया तो ये रेस्ट पर आ गया, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे एक ये क्या है, ये टेंशन डेवलप हो रही होगी कुछ, ठीक है। अब अगर मैं बोलता ग्राउंड फ्रेम की बात करता बच्चा, है ना, तो ग्राउंड फ्रेम में हम क्या लिखते, ग्राउंड फ्रेम में हम डायरेक्ट क्या लिखते, T = m/ac। और हमारा क्या हो जाता, T = mv²/r हो जाता हमारा टेंशन, ठीक है। अब अगर हम बोलते कि रोटेटिंग फ्रेम में बात करते हैं, तो रोटेटिंग फ्रेम में क्या होता, रोटेटिंग फ्रेम। अब रोटेटिंग फ्रेम में क्या होगा कि ये तो हो जाएगा रेस्ट पर, ठीक है। अब रेस्ट पर हो गया तो यहाँ पे टेंशन तो लगेगी। अब रेस्ट पर हो गया तो इसके पास कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो टेंशन बेसिकली कितना आना चाहिए, 0। अब यहाँ पे टेंशन 0 आ रहा है, यहाँ पे mv²/r आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले भी बताया था सूडो फोर्स में कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी गड़बड़ को दूर करने के लिए बड़े लोगों ने, हमने नहीं, फेनमैन, आइंस्टीन, न्यूटन टाइप के लोगों ने एक मेथड निकाला, उसका नाम था सूडो फोर्स। तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जब हम किसी फ्रेम में जाएंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे लग रहा था एक्सेलरेशन इनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा Fc, जिसकी वैल्यू क्या होगी, mv²/r। तो यहाँ पे जब इक्वेशन लिखेंगे तो T - के mv²/r = 0 हो जाएगा। तो बेसिकली T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv²/r। तो अब देखो टेंशन आ गई mv²/r, और यहाँ पर भी क्या आ गई, अच्छा स्मॉल है, हाँ तो ये स्मॉल कर लो, स्मॉल है तो स्मॉल कर लो। तो ये टेंशन कितनी आ गई, mv²/r, और यहाँ पर भी कितनी थी, mv²/r। अब सॉल्यूशन आ गया, अब कोई इशू नहीं है। तो सेम बेसिकली वही है कॉन्सेप्ट, वही है सूडो फोर्स वाला ही। इसको बस नाम दे दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है, तो उस कॉन्सेप्ट को
उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बड़े लोगों ने एक अलग कंसेप्ट दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ओके। अब हेडिंग डालो कॉनिकल पेंडुलम का। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कॉनिकल पेंडुलम को दोनों फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में भी करेंगे और रोटेटिंग फ्रेम में भी करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हल्के में मत लेना। आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही पावरफुल और वेल फिनिशिंग रहेगा। मतलब कि आज का जो वीडियो आपका है सर्कुलर मोशन का इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेगा, क्योंकि आपने अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझा तो काफी बहुत दिक्कत आएगी आपको आगे आरबीडी में। मतलब आरबीडी की काफी जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब काफी क्या होते हैं क्वेश्चंस, तो उनमें यहाँ पे इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम करेंगे एनालिसिस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम हेडिंग डाल दीजिए, कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को तो कॉनिकल पेंडुलम पता भी नहीं होगा कैसा होता है ना, तो बता देते हैं। तो कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, देखो तो पहले तो इन ग्राउंड फ्रेम बात करते हैं, इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो कॉनिकल पेंडुलम कुछ नहीं होता बच्चों कि एक ये एक्सिस है ऐसी कुछ, इससे एक धागा बंधा हुआ है, ML लेंथ का धागा है, और इसको हमने किसी ओमेगा से घुमाया है, इस एक्सिस को हमने घुमाया है। तो बेसिकली ये जो हमारा बॉब होगा, ये बॉब वो भी एक R रेडियस के सर्कल में घूमेगा, R रेडियस के सर्कल में घूमेगा, इसका मास हमने कह दिया M है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझें तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा पुराना माइक था बेचारा, अब इस तरीके से यूज आ रहा है। देखो ये हमारा क्या है, एक पेंडुलम टाइप का है। अब इसको ये जो हमने एक्सिस मान ली तो इससे हम घुमाएं इस तरीके से, तो ये हमारा होगा कॉनिकल पेंडुलम। क्या होगा, कॉनिकल पेंडुलम, जो कि ये हमारी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। अब इसके अबाउट ही हम इसको घुमा रहे हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल सर्कल है इस तरीके का, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है बच्चे, ओके। तो ये हो गया हमारा कॉनिकल पेंडुलम का सिस्टम। तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा कुछ ऐसा, और ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल को मैंने बोल दिया R रेडियस का सर्कल है। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पे कंपोनेंट FBD बनाते हैं। तो FBD में क्या होता है, एक टेंशन होगी इसकी T। ठीक है, और ये हो गया हमारा थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये एंगल, ये कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, बेसिकली T cos थीटा ऊपर की तरफ, और ये वाला कितना हो जाएगा T sin थीटा। mg कहाँ लगेगा, mg हमारा लगेगा नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, सर्कल कौन सा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा वो रेडियली इनवर्ड आएगा, ये वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फ्यूगल नहीं, पीटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा रेडियली इनवर्ड आएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर। ठीक है बच्चा, अब इसके लिए जब हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखेंगे तो इक्वेशन क्या होगी, T cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी होगी, T cos थीटा, और mg एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो T cos थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। और इसका हमने बोल दिया ये ओमेगा से घूम रहा है, या इसको बोल देते हैं v वेलोसिटी है इसके पास, है ना, टेंजेंशियली v वेलोसिटी है। इसको सॉल्व करते हैं, जो कि है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अगर ओमेगा के टर्म्स में निकाले तो वो भी हम निकाल सकते हैं ना, वो कोई इशू नहीं है, उसको मैं समझा दूंगा। तो v वेलोसिटी है, तो v वेलोसिटी से एक सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो मैं कह सकता हूं ये जो t sin थीटा होगा बच्चों, t sin थीटा वो हमारा हो जाएगा mv² के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, r कितना होगा, देखो ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारी L लेंथ है, ये हमारा थीटा है, तो ये होगा L cos थीटा, तो r कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू L sin थीटा हो जाएगा, डिंग 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 डिंग। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो एंगल निकाल सकते हैं, एंगल कितना आएगा बच्चों, एंगल आ जाएगा हमारा 2/1 कर रहा हूं, 2/1 करूंगा तो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू v² बाय rg, और r की वैल्यू कितनी है, L sin थीटा हम पुट कर सकते हैं।
ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर मैं बोलूँ टेंशन की वैल्यू, तो टेंशन के लिए क्या करेंगे, टेंशन के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दें, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम जी का स्क्वायर प्लस के एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो टेंशन कितनी आ जाएगी बच्चों, ये तो हो जाएगा 1, तो टेंशन हो जाएगा हमारा एम जी का होल स्क्वायर प्लस के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारी टेंशन आ जाएगी और ये हमारा एंगल आ जाएगा थीटा। और अगर कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच इट्स रोटेटिंग इन सर्कुलर मोशन, तो हम यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते, उस केस में आपको एंगल दिया होगा, है ना, तो वेलोसिटी या स्पीड जो भी रहेगी वो पार्टिकल की हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ग्राउंड फ्रेम में, किसमें, ग्राउंड फ्रेम में। अब हम यहाँ पे इसको रोटेटिंग फ्रेम में सॉल्व करते हैं। तो रोटेटिंग फ्रेम में हमें पता है, तो इन रोटेटिंग फ्रेम, देखो इन रोटेटिंग फ्रेम, सेकंड, ये है हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमने लाइन कुछ इस तरीके से खींच दी है जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आए, उधर का उधर इधर का इधर, ऐसा कुछ रहे, ठीक। अब रोटेटिंग फ्रेम में क्या होता है बच्चों, हमें पता है ये हो जाएगा हमारा एट रेस्ट, ऐसा कुछ, और ये हमारा एंगल है थीटा, रेस्ट पे आ जाएगा। और हमें पता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि घूमना तो इस तरीके से है, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब इस तरीके से, उसकी वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर बाय आर। टी हमारा क्या है, टी ये रहा, एंगल कितना है ये, तो ये हो गया हमारा टी कॉस थीटा और ये हो गया हमारा टी साइन थीटा। एम जी क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा, ऐसा कुछ होगा। तो हमने एफबीडी बना लिया। अब एफबीडी बनाने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया टी कॉस थीटा और एम जी, तो ये हो गया टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आ गया, आ गया बच्चों, देखो सेम ही आ गया, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर हमारा स्मॉल है तो स्मॉल रेडियस का लिख लेते हैं यहाँ पे, ये स्मॉल रेडियस है, तो इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन, इक्वेशन सेम आ चुकी है। अब 2/1 करेंगे, बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, और tan थीटा के लिए हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा टेंशन आ जाएगा। तो हमको क्या करना है बच्चों, रोटेटिंग फ्रेम में कुछ नहीं करना है, जो पार्टिकल घूम रहा है उसे रेस्ट पे मान लेना है, उस पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देना है। फ्यूगल फोर्स, फोर्स है ये, एक्सेलरेशन नहीं है, याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, क्योंकि सूडो फोर्स में कभी एक्सेलरेशन नहीं लिखते, हम लिखते हैं हमेशा फोर्स, क्योंकि पार्टिकल तो रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन तो बेसिकली 0 रहा होगा अगर माने तो, ठीक है। तो जब कंडीशन लिखेंगे तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0, टी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय 0, तो जब सॉल्व करेंगे इधर ले जाके तो पूरी इक्वेशन बन जाएगी और फाइनली हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ग्राउंड फ्रेम में, और ये हो गया हमारा रोटेटिंग फ्रेम में, और ये हमारा हो गया कॉनिकल पेंडुलम का एनालिसिस, ठीक। तो छाप लो। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स करना, तो प्रॉब्लम्स की बाढ़ आ जाएगी, अब देखो है ना, गर्दा हिला देंगे, गर्दा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करके ना, सर्कुलर मोशन एकदम सीख लेंगे, रिजिड बॉडी में बहुत काम आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक डिस्क है, हॉरिजॉन्टल डिस्क है, और इसकी ये एक्सिस है जिससे ये घूम रही है ओमेगा, जो कि कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, कांस्टेंट, ऐसा। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है m मास का, r डिस्टेंस दूर है एक्सिस से, ऐसा, तो ये भी घूमेगा ऐसे, इस तरीके से। तो हमें फाइंड क्या करना है, और ये है रफ सरफेस है, क्या है, रफ है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो फाइंड करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ
फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच इट स्टार्ट स्लीपिंग, मतलब कि स्लीपिंग करना स्टार्ट कर दे तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है म्यू की, ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें तो सॉल्यूशन लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, देखो ये ब्लॉक है, इस पर टेबल पे घूम रहा है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल है तो टेबल पे घूम रहा है, तो इस पे लगने वाला इकलौता फोर्स कौन सा होगा बच्चों? सोचो, कुछ भी नहीं, ना तो रस्सी है, ना कोई कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ओनली फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा, हम कह सकते हैं। तो फ्रिक्शन ही इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, तो फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, और वही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं बाय इक्वेशन, बाय, और नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ऐसे होगा और mg नीचे लग रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बाय एफबीडी हमारा क्या बोलेगा, जो हमारा फ्रिक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, mv²/r होगा। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू कितना हो गया, mv² की जगह ओमेगा लिख लो तो ω² इंटू r हो गया, है ना। वेलोसिटी भी मतलब स्पीड भी लिख सकते हो, ओमेगा के टर्म्स में दे रखा तो ओमेगा लिख लो। अब हमें पता है कि स्लीपिंग स्टार्ट कब होती है बच्चों, फ्रिक्शन में थोड़ा सा हम पिछले मोड में जाएं, तो फ्रिक्शन में हम जाएंगे तो हमें पता है स्लीपिंग स्टार्ट करती है सर लिमिटिंग से ज्यादा हो फोर्स, तब हमारी स्लीपिंग स्टार्ट करेगी, ऐसा कुछ होता है। मतलब कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कौन है, फ्रिक्शन फोर्स, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो हमारी स्लीपिंग स्टार्ट होगी। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स है कंडीशन फॉर स्लीपिंग, तो स्लीपिंग की कंडीशन क्या होगी बच्चों, कि अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड मतलब फ्रिक्शन, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, ये तो हो गया हमारा mv²/r या mω²r, और ये ग्रेटर देन इक्वल किससे होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, mg, तो ये हो गया हमारा म्यू mg। तो बेसिकली म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू हमारा होगा ये mω²r डिवाइडेड बाय mg, m से m कैंसिल करें तो म्यू हमारा होना चाहिए लेस देन किसके, ω²r/g के। तो मिनिमम की बात करेंगे तो म्यू मिनिमम कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ω²rg, ω²r डिवाइडेड बाय, तो मिनिमम में कितना आ गया, ω²r/g। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये तो ग्राउंड फ्रेम में हो गया, ये किस में हो गया, ग्राउंड फ्रेम। अब इसे रोटेटिंग फ्रेम में देखते हैं, हमने क्या बोल दिया, ग्राउंड फ्रेम, इन ग्राउंड। अब रोटेटिंग फ्रेम की बात करते हैं, तो इन रोटेटिंग फ्रेम में क्या होता है, इन रोटेटिंग फ्रेम। सेकंड जो हमारा हमने आज सीखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट। तो ये है हमारा एक डिस्क और ये हमारी एक्सिस जो कि ओमेगा से घूम रहा है, ये हमारी क्या है, ब्लॉक है और r डिस्टेंस दूर है। अब अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम की बात करूंगा तो ये हमारा जो ब्लॉक है या जो भी है ना, ये कॉइन है या कुछ भी है, वो तो हो जाएगा रेस्ट पर, क्या हो जाएगा, रेस्ट पर। और इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियस तो कुछ ऐसा है क्योंकि ये इस तरीके से सर्कल में घूम रहा होगा, तो ये इनवर्ड है तो आउटवर्ड क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर लगेगा। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इसको रोकने के लिए, अंदर की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv²/r इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू देखें तो mv²/r या mω²r, ओमेगा है ना, mω²r, mω²r ऐसा कुछ होगा, mi इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा mω²r। और अब हमें कंडीशन पता है, कंडीशन फॉर स्लीपिंग। तो कंडीशन फॉर स्लीपिंग
एफ आर जो है अप्लाइड फ्रिक्शन है वो हमारा है ग्रेटर देन किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्लिपिंग स्टार्ट मतलब आपको फ्रिक्शन में मैंने बताया ही था कि अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो हमारी स्लिपिंग क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, उसकी केस में काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एफ आर की वैल्यू कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन नॉर्मल म्यू इंटू एम जी। तो यहां से म्यू की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी, और मिनिमम की बात करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाय जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोनों टाइप का, ग्राउंड फ्रेम में भी और रोटेटिंग फ्रेम में भी। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन धमाकेदार हो, सभी चाहते हैं? तो धमाकेदार क्वेश्चन लाते हैं यहाँ पे, सोचने वाला और अपने कुछ कंसेप्ट्स को बेहतरीन करने वाला, तो गर्दा हिलाने वाला है ना, गर्दा हिला देंगे गर्दा हिला देंगे। ठीक, ओके। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, एक टेबल है, ऐसी सर्कुलर टेबल है और इस पर वही एक ब्लॉक रखा हुआ है या कॉइन रखा हुआ है एम मास का, ऐसा कुछ एम मास का है। ठीक है, और ये कोई अल्फा से घूम रहा है, अल्फा एंगुलर, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से घूम रहा है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है घूमना। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है ये है हमारी आर। ये सर्कुलर हॉरिजॉन्टल है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल। मैंने ये इसका टॉप व्यू बताया है, टॉप व्यू ऊपर से देखने पे यूं टॉप व्यू देखा हमने। ठीक है, ऐसा कुछ आर रेडियस का सर्कल में इस तरीके से घूम रहा होगा ये ब्लॉक या कॉइन जो भी है। फाइंड क्या करना है, और फाइंड आउट टाइम at which it start sleeping, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट टाइम एट विच इट स्टार्ट स्लीपिंग। तो हमें फाइंड करना है टाइम जिसके लिए, और म्यू इसका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ऐसा कुछ है। तो वो टाइम बताना है जिसपे ये फ्रिक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो देखते हैं, अब देखो यहां पे एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी है। अब एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया तो मतलब इसके पास टेंजेंशियल भी होगा 80, और एक घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा हमें, वही नेट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो नेट फोर्स कुछ यहाँ कहीं आएगा इस डायरेक्शन में, और वही हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसी एक्सीलरेशन को या उस नेट फोर्स को फ्रिक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, 80, पहले 80 निकाल लेते हैं। तो 80 इक्वल्स टू क्या होगा, तो हमें पता है किसी एट टाइम टी इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ओमेगा हो जाती है। एंगुलर स्पीड कितनी हो जाती है, ओमेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा, और ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। अब ओमेगा नॉट स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये 0 हो गया। तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू अगर हम चेक करें तो ओमेगा बाई टी होगी, ओमेगा बाई टी। 80 अगर निकालें, 80 क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है, पता है हमें, हमने पढ़ा है अल्फा इंटू आर, तो ओमेगा आर बाय टी। तो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, सर रेडियल एक्सेलरेशन होता है आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी। तो 80 की वैल्यू अल्फा इंटू आर ही रहने दो, अल्फा ही तो दिया हुआ है हमें, है ना, ओमेगा तो दिया ही नहीं है, तो ये चीज है ना, अल्फा इंटू आर ही रहने दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अल्फा, ओमेगा अगर निकालें तो ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा टी, तो ये हो जाएगा बेसिकली
अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू आर। AC हमारा हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर, ठीक। अब नेट फोर्स की बात करते हो, एफ नेट हमारा क्या होगा, m इंटू ए नेट। ए नेट कितना होगा, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा m अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस के AC का होल स्क्वायर। और ये एफ नेट होगा, यही हमें क्या देगा, फ्रिक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और फोर्स तो है ही नहीं है, ओनली कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ही ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ए नेट वो प्रोवाइड कर रहा होगा, हमें कह सकते हैं ऐसा। समझ रहे हो ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग फोर्सेस आ रहे होंगे, आने वाला फोर्स यहाँ पे कौन है, ओनली रफ सरफेस है, म्यू इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो हमें पता है ओनली फ्रिक्शन आ सकता है। अब वो ही फ्रिक्शन तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करा रहा होगा नेट फोर्स। कहने वाली बात तो यही है, यहाँ पे ना तो टेंशन है ना कोई अदर फोर्सेस हैं, और नॉर्मल भी है तो वो तो हमारा क्या है, मतलब नॉर्मल है वो तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल, वर्टिकल नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं है ये, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल टेबल में देखेंगे तो नॉर्मल लगेगा वर्टिकल, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, अगर नॉर्मल की बात करें तो वो लगेगा हमारा mg। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन इक्वल्स टू m अंडर रूट AT स्क्वायर कितना है, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करें तो बच्चा कितना आएगा, हाँ ये आएगा हमारे पास अल्फा टी का स्क्वायर इंटू आर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ सॉल्व करने पे इस तरीके से आएगा। अब ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ऐसा कुछ इक्वेशन नंबर 3 हमारी आ चुकी है। अब ये अप्लाइड फ्रिक्शन है, अगर ये फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो तो स्टार्ट होगी फ्रिक्शन, स्टार्ट क्या होगी, स्लिपिंग। तो मिनिमम केस में क्या होगा, स्टार्टिंग जब हमारा होगा तो लिमिटिंग के बराबर रख सकते हैं इसे। तो स्टार्ट फ्रॉम स्लीपिंग फॉर स्लीपिंग। तो स्लीपिंग के लिए क्या होगा कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इतना कुछ, इतना बड़ा सारा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इसको फ्रिक्शन ही लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ये है m इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 t की पावर 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू mg, म्यू से m कैंसिल हो गया। t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसको सॉल्व करेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू निकालें तो अल्फा आर स्क्वायर प्लस के अल्फा 4 t4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर। सॉल्व करें तो क्या आएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 4 आर स्क्वायर। तो t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा 4 आर स्क्वायर की पावर 1/4। तो ये टाइम होगा जब पार्टिकल या जब हमारा कॉइन या जब हमारा ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट करेगा। तो इसके आगे तो स्लिप करता ही रहेगा, तो इस कंडीशन पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने करा क्या है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने किया क्या है, हमने क्या किया, हमने नेट फोर्स निकाल लिया, पहले नेट एक्सेलरेशन निकाला। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, AT प्लस AC का नेट, तो अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हमने बता दिया। अब हमें पता है ओनली इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स m इंटू A एक्सेलरेशन के बराबर होगा, नेट के बराबर। तो हमारा फ्रिक्शन आ चुका है। अब फ्रिक्शन अगर हमारा लिमिटिंग के बराबर कर दें तो स्टार्ट हो जाएगा स्लिपिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने बराबर कर दिया और हमारे पास जो भी सॉल्व करने पे टाइम आया तो हमें टाइम पता चल गया कि इस टाइम पर ब्लॉक हमारा स्लिपिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब अगर देखो इसे रोटेटिंग फ्रेम में करते हैं, है ना। सर मत बताओ सर, हमें तो इसी में चक्कर आ गए, रोटेटिंग फ्रेम में क्या होगा।
रोटेटिंग फ्रेम में तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी है। ऐसा हुआ क्या? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो मैं बताता हूँ, बस इतनी सारी जो हमने ये करी है क्या सॉल्यूशन, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा बस। अब देखो इसका क्या होगा कि इन रोटेटिंग फ्रेम, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम में क्या होता है, ब्लॉक हमारा हो जाता है रेस्ट पर, तो हमारा ये ब्लॉक है, ये हमारा हो गया एम मास्टर रेस्ट पर, क्या है रेस्ट पर। इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि रेडियली आउटवर्ड, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा आर रेडियस, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड मतलब कि इस तरीके से एस, और यहाँ पे एक टेंजेंशियल भी फोर्स लग रहा है, तो ये रेस्ट पर है तो इसका स्यूडो फोर्स क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इस तरीके से लगेगा। तो हम देखें तो नेट फोर्स तो कुछ एफ नेट इस तरीके से होगा, और इस नेट फोर्स को ही कौन दे रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, हमारा नेट फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो एफ फ्रिक्शनल होगा वही हमारा एफ नेट होगा। एफ नेट कितना होगा, एफ नेट होगा सर हमारा एम इंटू ए नेट। ए नेट कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ। सर ए सी कितना होगा, ए सी हमने निकाला था, ए सी इक्वल टू कितना था, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू आर, इक्वेशन नंबर 1। ए टी की वैल्यू हमने निकाली थी अल्फा बाई टी, वो सॉरी ओमेगा बाई अल्फा इंटू आर, इक्वेशन नंबर 2। तो हम पुट कर देंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू अंडर रूट ए सी कितना है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर इसका होल स्क्वायर प्लस ए टी का कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स ही हमारा लिमिटिंग के बराबर करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तो कंडीशन फॉर स्लीपिंग एफ फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग के बराबर कर देंगे। और जैसे ही हमने प्रीवियस जो हमारा था ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया था, फ्रिक्शन को पुट करके म्यू इंटू एम जी के बराबर कर देता, तो सॉल्व करने पे हमारा टाइम आ गया था। तो सेम इसको जब सॉल्व करोगे टाइम वही आएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हो ना बच्चों, कैलकुलेशन है पीछे से, अगर कैलकुलेशन करनी आ रही तो फिर टीपने में तो माहिर है, हम टीप सकते हैं पीछे से। अरे टीपना नहीं है, खुद से करना है, हाँ कुछ काम खुद से भी कर रहे हैं। अब हमेशा टीचर के ऊपर तो भरोसा नहीं दे सकते ना, मुझे थोड़ी ना आईआईटी में या फिर मेडिकल में सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन किसको चाहिए, आपको, तो काम भी आपको करना पड़ेगा। तो सर आप क्या दोगे, हम बच्चों ज्ञान देंगे। क्या देंगे, ज्ञान। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमारा वहां पे, क्योंकि ड्रीम आपका है, फॉलो हम करवाएंगे। क्या ड्रीम आपका है, आईआईटी या फिर मेडिकल में जाने का, या फिर 12th में अच्छे मार्क्स पाने का जो भी है, या 11th में अच्छे मार्क्स पाने का, ठीक है, फॉलो हम करवाएंगे। हमारे पास कंडीशन क्या है, हम आपको गाइड करेंगे, काम आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमने बहुत घुमा लिया लोगों को, मतलब ब्लॉक को, या जो भी है। अब हम घुमाते हैं स्प्रिंग को। किसको, स्प्रिंग को। तो ये हमारी एक एक्सिस है बच्चों, ऐसा कुछ एक्सिस है, और ये है हमारी हॉरिजॉन्टल जो भी, इस पर एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक बॉल है m मास का, और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L0। नेचुरल लेंथ कितनी, L0 है, ऐसा कुछ। अब ये घूमना स्टार्ट करती है, तो ये किसी ओमेगा से घूम रही है ना, ओमेगा से घूमेगी, और जो कि है कांस्टेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं कांस्टेंट। तो फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट एलोंगेशन, मतलब स्प्रिंग की बात हो रही है तो एलोंगेशन और कंप्रेशन ही पढ़ेंगे, है ना, या तो कंप्रेस्ड होगी या फिर एलोंगेट होगी, ऐसा ही कर सकते हैं। तो फाइंड आउट एलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो अब मैं दो तरीके से नहीं बताऊंगा, अब एक तरीके से बताएंगे, जो कि है हमारा प्यारा
रोटेटिंग फ्रेम, क्या? रोटेटिंग फ्रेम। चलो, तो इन रोटेटिंग फ्रेम बात करते हैं बच्चों। इन रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम में क्या होता है सर? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। चलो देखते हैं। तो अब इस पे क्या होगा बच्चों? ऐसे कुछ है कंडीशन, ये हमारी स्प्रिंग है, तो इस पर एक, ये तो हो जाएगा रेस्ट पर, ये हो जाएगा रेस्ट पर, और इस पर क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ऐसा कुछ, और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर क्या होगी? इसकी रेडियस। और अब ये क्या होगा? ये थोड़ा सा एल नोट था, अब खिंच के क्या हो जाएगा? एल नोट प्लस एक्स, एक्स इसमें क्या हो जाएगा? एलोंगेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको बाहर की तरफ फेंक रहा है, बाहर की तरफ फेंकेगा तो ये क्या होगा? एलोंगेट होगी, एलोंगेट होगी, एलोंगेट होगी। तो इस ओमेगा पर हमें वो निकालना है, क्या? कि एलोंगेशन कितना होगा, ऐसा कुछ। अब इस पे लगने वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो कितना होगा? kx होगा। k इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट है, कितना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये रेस्ट पर है, इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इक्वेशन क्या लिखेगी? बाय इक्वेशन, बाय एवरीडी, बाय इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि kx जो होगा वो हमारे m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। और r कितना होगा? r ये वाला रेडियस है, l नॉट प्लस x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? kx इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l नॉट प्लस का x। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा आंसर? तो आंसर देखते हैं। इसको हम इधर लेके आए, तो kx प्लस माइनस kx माइनस के m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l नॉट, ऐसा कुछ हो जाएगा। वो l नॉट क्या है? हमारी नेचुरल लेंथ है जो कि हमने दी थी यहाँ पे, l नॉट। और x की वैल्यू क्या निकालेंगे? तो x की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा m ओमेगा स्क्वायर l नॉट डिवाइडेड बाय k माइनस के m ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारा एलोंगेशन, जो कि किस में आएगा? स्प्रिंग में, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने x को कॉमन ले लिया है, x कॉमन लेने के बाद हमने ये डिनोमिनेटर में डाल दिया है k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन है मैथ से। हाँ सर, आपसे अच्छी क्यों उससे? बेटा ऐसे मत बोलो। हाँ, मैथ्स में बहुत बढ़िया नंबर थे मेरे पहले, ट्वेल्थ में अच्छी खासी थी। अब वो क्या, थोड़ा सा मैं आलसी था, लिखता विखता कम था, तो कैलकुलेशन कम ही करता था। बाकी मैथ्स अच्छी थी। हाँ, मैथ्स में अच्छे नंबर थे यार, ऐसे मत बोलो। फिजिक्स से ज़्यादा नंबर थे मेरे ट्वेल्थ में, जब मैंने ट्वेल्थ करी थी। ट्वेल्थ मैंने, हाँ आज मैं बता देता हूँ, चलो। ट्वेल्थ मैंने बच्चों आरबीएससी बोर्ड से करी थी 2012 में। हाँ, अभी आपको 20 चल रहा है, तो जो अभी करने वाले हैं वो तो 20 में करेंगे, 21 में करेंगे, तो 8-9 साल हो। तो 8-9 साल पहले मैंने आपसे करी थी, और आरबीएससी हिंदी मीडियम बोर्ड से करी थी। तो मैथ्स में लाइक मेरे 97-98 मार्क्स थे 100 में से, 97 थे शायद, है ना। और फिजिक्स में मेरे 93 मार्क्स थे, तो मैथ्स में अच्छा था, है ना। हाँ, तो कैलकुलेशन आपसे ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ या नहीं? सर हम तो 100 ला देंगे अब। तो ऐसे नहीं होता यार, तुम ऐसे चीटिंग करोगे क्या? चलो 100 लाओगे तो मेरे को बताना जरूर, और फिजिक्स में भी लाना, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में लिया है। फिजिक्स में भी 93 जो मेरी है उसको क्रॉस करके 97, 98 या फिर 99 या 100 लाना है, ठीक है, उसको भी क्रॉस करना। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, और या फिर मेडिकल में आईटी में सिलेक्शन होना है, वो भी तो है, उसको भी तो अपन को करना है। अब क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि एक वही कटोरा टाइप है, आज कटोरे बहुत आ रहे हैं, या उल्टा पहाड़, इसका रेडियस है, ये सेंटर है, इसका रेडियस है r, उल्टा पहाड़ रेडियस r। वाह वाह वाह, क्या मतलब लाइन बनाई है, लिरिक्स बनाई है। अब इस पर क्या है कि ये जो उल्टा पहाड़ है या उल्टा बाउल है, ये ओमेगा से घूम रहा है। क्या घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक बॉल है m मास का, ये कांस्टेंट है बच्चा, क्या है? कांस्टेंट है, ऐसे कुछ। ये m मास का ब्लॉक है, और इसकी जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा,
ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा, इस तरीके से। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड आउट थीटा। तो थीटा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, थीटा हमें फाइंड करना है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ट्राई करो, ट्राई करके देखो। 1 2 3 4 5 6 नहीं 5। अब देखो इधर देखो, तो रोटेटिंग फ्रेम में बात करते हैं, इन रोटेटिंग फ्रेम में मजा आ गया। तो ये देखो बाउल जब इस तरीके से घूमेगा तो ये एक पेंडुलम की तरह इस तरीके से घूमेगा इस सर्कल में, आर रेडियस के सर्कल में, ऐसा कुछ। अब रोटेटिंग फ्रेम की बात कर रहे हैं बच्चा, तो रोटेटिंग फ्रेम में हमारा जो पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल है, ये तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पर, ये क्या होगा, रेस्ट पर हो जाएगा। और इस पर ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ये सी बोल देते हैं। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एफ सी, ऐसा कुछ। एम जी क्या होगा, नीचे लगेगा। नॉर्मल कैसा लगेगा इसका, सर ऊपर लगेगा, है, मैंने ये सिखाया होगा। ये जो हमारा कटोरा है तो रेडियली इस तरीके से ये नॉर्मल होगा, है ना, अंदर की तरफ सेंटर से पास होता हुआ, और ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो ये हो गया हमारा n cos थीटा और ये हो गया हमारा n sin थीटा, ऐसा कुछ, n cos थीटा n sin थीटा। अब यहां से हम इक्वेशन लिखें बच्चा, तो लिख सकते हैं n cos थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, m sin थीटा इक्वल्स टू fc। fc की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा से घूम रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, इक्वेशन नंबर 2। r की वैल्यू कितनी होगी, r जो ये वाला सर्कल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला सर्कल, इस तरीके से, क्योंकि घूमेगा इस तरीके से जैसे हमारा पेंडुलम घूमता। तो r की वैल्यू देखें तो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ऐसा देखें तो ये कुछ ट्राइंगल है, ये हमारा है थीटा और ये हमारे रेडियस r। तो ये वाला हो जाएगा हमारा r cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा r sin थीटा, r sin थीटा। तो बेसिकली r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r sin थीटा के बराबर, तो ये हो गया हमारा r इक्वल्स टू r sin थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, n sin थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। साइन थीटा से साइन थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया। अब 1/2 करते हैं, 1/2, इक्वेशन 1/2 करेंगे तो cos थीटा, नॉर्मल से नॉर्मल कट गया, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चा, वो आएगी g अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो यहां से थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, cos इनवर्स g अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ऐसा कुछ। थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स g अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाय r। तो देखा रोटेटिंग फ्रेम का कमाल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है ना, मतलब कि इस क्वेश्चन को, जो आने वाला क्वेश्चन है, इसे कह सकते हैं कि मेरे ही टीचर ने बनाया है, जिससे मैं पढ़ा था उन्होंने ही बनाया था कोटा में, बंसल क्लासेस में, ठीक है। तो आ रहा है मेरे टीचर, मेरे जो हैं गुरु, उनका क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वो जब बंसल क्लासेस में, जब मेरे को, मैं लेकिन वहाँ नहीं था, है ना, मैंने वहाँ नहीं पढ़ा उनसे, मैंने कहीं और पढ़ा था, ठीक। तो ये है हमारी एक रॉड है, एक रॉड है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का, और एक ये पार्टिकल है, ये स्ट्रिंग है, ये वन स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग, रॉप है ये, है ना, अच्छा। और इसकी लेंथ भी l है, इसकी लेंथ भी l है, और इसकी लेंथ भी l है, कुछ ऐसे है। और ये हमारा ओमेगा से घूम रहा है, जो कि कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, हमारा ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ऐसी कोई कंडीशन है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग या फिर रोप। सेकंड फाइंड करना है, चलो पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं, फिर सेकंड में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ट्राई करो इसे बच्चों, ट्राई करो, 1 2 3
4 5। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखते हैं, देखो अब इसको, इस वाले जो ये एक्सिस है बच्चों, ये ऐसे घूम रही होगी जैसे ये घूमता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो देखा जाए तो ये वाला जो पार्टिकल है ये m का, वो कुछ हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा। r रेडियस मैंने बोल दिया, r रेडियस के हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ये L है, ये L है, ये L है। तो हम देखें तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये जो हमारा कट रहा होगा तो ये 30 होगा, ये 30 वाला पार्ट, ये भी 30 होगा नीचे वाला, ऐसे कुछ होगा। अब इसमें जो है इन रोटेटिंग फ्रेम बात कर रहे थे, इन रोटेटिंग फ्रेम है ना, इन रोटेटिंग फ्रेम। तो रोटेटिंग फ्रेम में क्या होता है बच्चा, रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम में ये तो हो जाएगा रेस्ट पर, और इस पर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा Fc का, जिसकी वैल्यू अगर देखें तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r होगी, m ओमेगा स्क्वायर r होगी। mg क्या होगा, mg नीचे लगेगा। स्ट्रिंग में क्या लगेगी, टेंशन, तो ये होगी हमारी T1 और ये हमारी होगी T2, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ होगी। अब कंपोनेंट करते हैं, तो T1 का ये हमारा 60 है, तो हम बोल सकते हैं ये भी 60, या फिर ये 30 ले लो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये हो गया हमारा T1, तो T1 cos 30, T1 cos 30, तो ये हो गया हमारा T1 sin 30, C1 sin 30। ठीक, T2 की बात करें तो T2 का ये भी कंपोनेंट क्या होगा, T2 cos 30, तो ये हो गया हमारा T2 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2 sin 30, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम FBD की बात करते हैं। अब इस FBD को हम अलग से बना लेते हैं थोड़ा सा दिखने के लिए। तो FBD, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये हमारा है पार्टिकल, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, जिसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r है। ऊपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T1 sin 30, तो T1 sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 2, तो 1/2, ऐसा कुछ हो गया। ये कितना है हमारा, ये हमारा T1 cos 30, cos 30 होता है √3/2 प्लस के T2 √3/2, ऐसा कुछ हो गया। नीचे क्या लग रहा है हमारा, mg लग रहा है, प्लस T2 sin 30, T2 sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो T1/2, ऐसा कुछ हो गया। अब इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, अब ये r भी निकालने बच्चों, r जो r इसकी रेडियस है, ये भी तो निकालनी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, ये लेंथ हमारी L है, ये हमारा R है, ये एंगल क्या है, ये थीटा, थीटा कितना है 30 है, 60 है ना, ये कितना है 60। तो ये हो गया हमारा L, और ये हमारा हो गया, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो बेसिकली R इक्वल टू कितना हो जाएगा, L sin 60, L sin 60 हो जाएगा। ये हो गया हमारा L cos थीटा, L sin थीटा, तो L sin 60 हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो FC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, FC की वैल्यू कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर r। तो m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू T1 √3/2 प्लस के T2 √3/2, इक्वेशन नंबर 1। अब r की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, है ना, ज्यादा अच्छी रहेगी r की वैल्यू भी। तो उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो r की वैल्यू कितनी है, L sin 60, तो m ओमेगा स्क्वायर L sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2 इक्वल्स टू T1 √3/2 प्लस के T2 √3/2, √3/2 तो ये हो गया T1 प्लस के T2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने हॉरिजॉन्टल बाय हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो हमने करी तो ये सॉल्व करके क्या आया, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। वर्टिकल में अगर सॉल्व करेंगे तो बाय वर्टिकल एक्सिस, बाय वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस क्या बोलेगी, देखो ये ऊपर है और ये दोनों नीचे है, तो यहाँ लिख देंगे T1/2, T1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू mg माइनस के, नहीं प्लस के, ये T1 कैसे आया, ये T2 है ना, ये T2 आएगा, तो ये T2 आएगा, T2 टॉक है ना, तो T2 बाय, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2mg, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 हो रही, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर दें बच्चों, क्या कर दें, ऐड। तो T1 T2 आ जाएंगे, तो बाय
1+2 करेंगे तो T2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2T1, तो बेसिकली कितना आएगा 2T1 इक्वल्स टू 2mg प्लस के m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2mg प्लस के m ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय, और T2 की बात करें तो T2 के लिए क्या करना है बाय 1-2 कर दें। 1-2 करेंगे तो देखो ये T1 है, ये -T1 है, तो T1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा T2 और वो प्लस का, तो 2T2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर एल माइनस के 2mg। तो T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर एल माइनस 2mg बाय 2। तो T1 ये रहा और T2 ये आ गया। तो T1 T2 फाइनली हमारे टेंशन आ जाएंगे किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब सेकंड वाला देखो, तो सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको मैं पहले थोड़ा रफ कर लूं, उसके बाद थोड़ा सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। T1 T2 की वैल्यू में रफ नहीं कर रहा हूं, ये हो गया T1 और ये हो गया हमारा T2। अब सेकंड जो है हमारा क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच सेकंड स्ट्रिंग ऑलवेज टॉट, मतलब टाइट रहे, टॉट हमेशा टाइट रहे, मतलब सेकंड वाली जो ये है उसमें जो टेंशन है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो देखो अब हमने T1 निकाला और ये T2 निकाला, T1 ये रहा, T2 ये रहा। देखो T1 को अगर देखो बच्चा तो m2mg तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो T1 तो कभी जीरो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, T1 तो हमेशा आएगा ही आएगा, ऐसा कह सकते हैं। T2 कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस। तो हमने पूछा है कि ओमेगा निकालना है फॉर विच T2 हमेशा क्या रहे, टाइट रहे, मतलब पॉजिटिव रहे। तो सेकंड केस में क्या होगा, फॉर ऑलवेज टॉट T2 जो होना चाहिए टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग वो होना चाहिए पॉजिटिव हमेशा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो T2 की वैल्यू हम पॉजिटिव में रख देते हैं, तो T2 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर एल माइनस 2mg बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम के लिए हमको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल्स टू जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 चल जाएगा, m से m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ऐसे कुछ, तो 2g आएगा, 2g है ना। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m ओमेगा आ जाएगा 2g बाय एल, अंडर रूट 2g बाय एल। तो ओमेगा मिनिमम, तो इस ओमेगा से अंडर रूट 2g बाय एल से जब ये रॉड है, ये रॉड घूमती रहेगी तो हमेशा स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग में टेंशन बनी रहेगी। क्या रहेगी, टेंशन हमेशा प्रेजेंट रहेगी। और ओमेगा अगर इससे कम रहेगा तो T1 में तो जीरो होएगी नहीं, T1 में तो बनी रहेगी हमेशा। T2 में क्या होगा, टेंशन जीरो हो जाएगी, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये स्लैक कर जाएगी। और अगर इससे ज्यादा हुआ तो ज्यादा की कंडीशन में फिर हमें हो सकता है ब्रेक कर जाए, है ना। उतनी टेंशन इस फोर्स, मतलब ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए टेंशन से, तो वो क्या कर दे, ब्रेक तोड़ दे टेंशन को। ठीक है, तो वो कंडीशन अलग है। ओके, अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी रहेगी वो स्लीपिंग के ऊपर रहेगी, बैंकिंग और स्लीपिंग, और एक अर्थ के रोटेशन को मैं समझाऊंगा आपको, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बच्चा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, वो कंसेप्ट को आपको मजा कर देगी, हिला देगी, गर्दा हिला देगी, गर्दा, है ना। तो बेसिकली उसको आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, आगे वाली आने वाली की जो वीडियो है। और अभी इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। और एक और बात, इसमें एक पोर्शन और आता है बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना।
तो ऐसा नहीं है मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्क पावर एनर्जी का भी रोल आता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, उसमें आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। तो ऐसा मत सोचना कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर पढ़ाएंगे, सर कब पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम आने पर। बहुत से टीचर सर्कुलर मोशन में पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो एनर्जी थ्योरम तो बताते नहीं है, वो सोचते हैं कि बच्चों को पहले से ही आती है एनर्जी थ्योरम, तो कुछ ना कुछ बता के बस उसको सॉल्व करा देते हैं। बट ऐसा नहीं है, अपन पहले एनर्जी थ्योरम बताएंगे, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम बता के फिर हम यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। अब आखिरी जो क्वेश्चन है वो है इस तरीके से। तो ये बच्चा एक है डेथ वेल। डेथ वेल क्या होता है? डेथ वेल एक सर्कुलर पाइप का है ना। डेथ वेल आपको पता है ये कुछ इस तरीके से होता है, वैसे तो ये ऐसे इस तरीके से, ये आर रेडियस का है ना, बट मैंने इस तरीके से बना लिया। ये इसकी वॉल्स है। डेथ वेल देखा नहीं देखा? चलो मैं नाम बताता हूँ। मौत का कुआं, मौत का कुआं। अब तो पता चल गया है? हाँ सर, मेले में देखा था, वो जो क्या बोलते हैं बाइकर्स होते हैं, वो घुमाते रहते हैं ढूंढ 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 और घूम घूम के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। वो गिरते क्यों नहीं है? आज उसका कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो हर चीज में फिजिक्स तो लगती है, फिजिक्स ही उसे संभाले रखती है। आप सोचते हो कि सर ये तो जादू है, ये कलाकारी है उनकी, नहीं, सब फिजिक्स का खेल है। देखना आज पता चल जाएगा आपको कि वो इतनी स्पीड बना के रहेगा तभी कंडीशन होगी कि वो ना गिरे। उससे बोल के देखना एक बार मौत के कुएं वाले को, सर इससे स्पीड कम करो, तो उसका एक्सेलरेटर होता है ना, देखते हो आप, एक्सेलरेट करके वो छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं और वो कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहते हैं। तो जादू इसी का ही होता है, फिजिक्स का ही जादू है। जादू में सबसे ज्यादा फिजिक्स ही लगी हुई है, साइंस। ठीक, ऐसा कुछ। तो ये है हमारा डेथ वेल, डेथ वेल का कंसेप्ट। तो डेथ वेल, तो इसमें क्या होता है, एक वही मोटर बाइक वाला, मोटर बाइक है, कुछ इस तरीके से बनाने नहीं आती, वर्टिकल वॉल है, और वॉल और बाइक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, ऐसा कुछ है। और ये ऐसे इस तरीके से घूमता है आर रेडियस के सर्कल में, ये इसका सेंटर हो गया। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट, और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है ना, v जो कि कांस्टेंट है, ऐसे भी लिख देता हूँ, v है हमारा कांस्टेंट। फाइंड आउट म्यू मिनिमम फॉर विच बाइकर डज नॉट फॉल। तो हमें म्यू मिनिमम निकालना है जिसके लिए बाइकर जो है वो हमारा गिरे नहीं, मतलब कि नीचे की तरफ नहीं जाए। ठीक है, और गिरना भी नहीं चाहिए, बेचारे की एक ही तो जिंदगी है, कितनी बार जान ले देगा, मतलब हर बार कर्तव्य दिखाना, मजे करना, अरे है एडवेंचर कर रहा लौंडा। अरे चलो, तो रोटेटिंग फ्रेम की बात करते हैं। हम तो हमेशा अब रोटेटिंग फ्रेम में ही सॉल्व कर रहे हैं। सर रोटेटिंग फ्रेम, मजा आ गया आज तो पढ़ के, सब समझ में आ गया, पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो गए रोटेटिंग फ्रेम के। मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में परेशान हो रहा था, मैं शूडो फोर्स लगा रहा था, ये लगा रहा था, वो सोच रहा था, आज पूरा क्लियर कर दिया ना बच्चा? अगर कर दिया है तो कमेंट कर दो फटाफट कि सर हाँ हमारा क्लियर हो चुका है। अगर नहीं होगा तो फिर और क्वेश्चंस देख लेंगे हम, इस पे अच्छे क्वेश्चंस देख लेंगे। बट अभी हमें पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आया नहीं आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, अगर इसका एफबीडी बनाऊं, एफबीडी किसका, इस बाइकर का, ओहो ये तो हमारा हो गया सर्कुलर वॉल, ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल वॉल। तो ये हमारा बाइकर है ऐसे कुछ, इस पर mg कहाँ लगेगा, नीचे रेस्ट पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रोटेटिंग फ्रेम में रेस्ट पर। इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, mv²/r होगी, r रेडियस है, और ये इस तरीके से घूम रहा होगा इस सर्कल में, सेंटर ये है mv²/r। इस पर नॉर्मल लग रहा है, ये वॉल है तो वॉल क्या लगा रही होगी, इस पे एक नॉर्मल डेवलप कर देंगे, और ये गिरे नहीं, इसके लिए इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा ऊपर Fr। ठीक है बच्चा। तो कंडीशन फॉर नॉट फॉल,
तो कंडीशन क्या होगी बच्चा कि नॉट फॉल, गिरे नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारा फ्रिक्शन होगा एफ आर वो mg के बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, ये बैलेंस्ड हो जाएंगे दोनों के दोनों फोर्सेस, फ्रिक्शन क्या करेगा mg को बैलेंस कर देगा, तो ये इसको हिलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, ऐसा कुछ। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चा, वो होती है हमारी म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू mg, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू देखें तो हॉरिजॉन्टल में हम कह सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, बाय हॉरिजॉन्टल इक्वेशन जो नॉर्मल होगा वो हमारा हो जाएगा mv²/r, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तब इसको हम पुट कर दें, क्या कर दें, पुट कर दें, तो हम पुट करके क्या पाएंगे, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 हम पाएंगे कि म्यू इंटू mv²/r इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा mg के बराबर, ये होगा, m से m कैंसिल हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, म्यू की मिनिमम वैल्यू, तो यही म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए ये गिरे नहीं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो म्यू मिनिमम होगा वो होगा हमारा rg/v², rg/v², ऐसा होगा, rg/v², ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो अगर मेरी कंडीशन क्या, मेरा अगर म्यू इससे कम होगा तो ये तो गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं mg की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू कम होते क्या होगा, ये टपक लेगा नीचे की तरफ, नीचे के लिए टपक लेगा तो फिर लग आ जाएगी। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू भी दे देगा और ये घूमता घूमता फिरता फिरता वो जो भी है दे देगा, है ना, कि ये घूम रहा है इस तरीके से, म्यू की वैल्यू भी आपको दे देगा, और ये पूछ लेगा कि फाइंड आउट मिनिमम स्पीड, क्या, फाइंड आउट मिनिमम v, जो v से घूम रहा है ना, फाइंड आउट मिनिमम v फॉर विच इट डज नॉट फॉल। तो उस केस में क्या होगा, जो हम ये v निकालेंगे, v की वैल्यू कितनी आएगी, rg/μ √rg/μ, वो हमारा आंसर होगा, क्या होगा, वो हमारी मिनिमम स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चा, और उससे कम पे चलेगा तो टपक लेगा, उससे ज्यादा पे चलेगा तो बेसिकली घूमता रहेगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है डेथ वेल में, जो हमारे कलाकार होते हैं और स्टंट राइडर होते हैं, वो इस स्पीड से v = √rg/μ से घूमते हैं, सननना सननना सननना, और फिर इस तरीके से घूमते 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 वो स्टंट करते हैं, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं, वो उनके हैंडल से, मतलब हैंडल में जो एक्सेलरेट होता है ना, तो हैंडल को अगर मैं मोड़ दूंगा थोड़ा सा ऊपर, तो ये देख, आपने अगर कभी देखा हो वहां पे, तो उसमें जो लकड़ी होती है, लकड़ी में रॉड्स होती हैं, रॉड्स, तो उसी रॉड पे घुमाते हैं वो बेसिकली, क्योंकि उन्हें पता है कि उसी रॉड पर हमें वो फ्रिक्शन, वो v हमें प्रोवाइड होगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो फिजिक्स का कंसेप्ट है ये डेथ वेल का, और इस पे स्टंट राइडर स्टंट करते हैं। कभी कभी जब वो उस रिंग पे नहीं पहुंच पाते तो वो गिर जाते हैं, उनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो काफी मैंने न्यूज भी सुनी है कि डेथ वेल में किसी का एक्सीडेंट हो गया, पर काफी सैड न्यूज होती है। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है यहीं खत्म होता है, जो पार्ट 3 है हमारा यहाँ खत्म होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपसे एक बात करनी थी कि आप कभी भी जब लेक्चर्स लेते हैं, मेरा या किसी भी टीचर का लेक्चर लेते हैं, मैं पर्टिकुलर मेरी बात नहीं कर रहा, तो उस पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। टाइम वेस्ट का मतलब है कि लेक्चर लेना है तो पर्टिकुलर लेक्चर लो, मतलब कि आप नोटबुक लो, आपका पेन लो, आपके ईयरफोन लो, पूरा नोट करना है हमें, पूरा एकदम। ऐसा नहीं कि सर हम लेटे हुए हैं और हम देख रहे हैं वीडियो, हमें देखने से कुछ नहीं आएगा, आपको नोट करना पड़ेगा, आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। मैं बोलता हूँ काफी चीजें मैं लिखता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिख नहीं सकता मैं, पर लेकिन मैं बोलता हूँ तो बोल के आपको खुद की सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको टिप्स बता सकता हूँ क्या, कि आपको किस तरीके से आपके ऑनलाइन लेक्चर लेने चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक टिप्स के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चा, ओके, चलो फाइनली बाय बाय।